ट्रिपल ई के यूनिट 1 में आज हम देखेंगे कि व्हाट आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब समझेंगे और उसके प्राइमरी गोल होता क्या है। ठीक है, उसके बाद एक और सवाल है आपका इसी में कि हाउ कैन आवर इकोसिस्टम बी मोर अर्थ फ्रेंडली, सॉरी माफ़ करना, इकोसिस्टम नहीं है, एनर्जी सिस्टम बी मोर अर्थ फ्रेंडली। ठीक है, तो ये बेसिकली एनर्जी सिस्टम का सवाल है। और यहाँ पे आपका दूसरा सवाल है प्राइमरी गोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है ना कि पढ़ लेते डेफिनेशन। सस्टेनेबिलिटी मीन्स मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। मीटिंग का मतलब होता है पूरा करना। ठीक है, पूरा करना। मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। मतलब कि हम जो प्रेजेंट हमारा जनरेशन है, ठीक है, प्रेजेंट जनरेशन है, इसके जो भी नीड्स है उसको तो हम पूरा कर ही रहे हैं, लेकिन हम फ्यूचर जनरेशन का भी ख्याल रख रहे हैं ताकि उनके भी ज़रूरत आगे पूरा हो। ऐसा ना हो कि हमने मतलब हमारी जो करंट जनरेशन है वो सारे एनर्जी सोर्सेज का जो भी चीज़ें है, जो भी बेसिक नीड एनर्जी सोर्स, जो भी इकोनॉमिक चीज़ें हैं, उन सबको हम इस तरीके से यूज करें तो हमारी नीड तो पूरा हो, साथ में जो हमारे फ्यूचर के जनरेशन होंगे वो भी इस चीज़ को लाभ ले पाए जितना हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, तो उनकी भी नीड्स को पूरा करें। ये सस्टेनेबिलिटी होता है। तो मेन गोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन, अच्छा सस्टेनेबिलिटी के मेनली 3 पिलर होते हैं। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर होते हैं, इन्वायरमेंट, सोसाइटी और इकोनॉमी। इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करना ही सस्टेनेबिलिटी का प्राइमरी गोल होता है। ठीक है, मेन गोल ये होता है कि बैलेंस बिटवीन, ठीक है, इन्वायरमेंट के बेस पर, सोसाइटी के बेस पर, लोगों का जो अभी देखभाल अभी देखेंगे, ठीक है, उसके बाद इकोनॉमी के बेसिस पर इन चीज़ों का बैलेंस करना ही सस्टेनेबिलिटी होता है। तो सस्टेनेबिलिटी आपने समझ पाए ना। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने बेईमानी करके पूरा एनर्जी आज ही हमने कंज्यूम कर दिया और बाद में हमारे पूर्वज हमें गालियाँ दे रहे हो, आगे वाले एंसेस्टर। ठीक है, उसके बाद गोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी हम देखें तो मेजरली 3 गोल होते हैं। एक इन्वायरमेंट के बेसिस पर तो हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो सकता है, बेसिकली इसी के अंदर आ गया। उसके बाद इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक के बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद सोशल इक्विटी एंड वेलबींग, ह्यूमन के बेसिस पे कि इंसानों को पॉवर्टी को दूर किया जाए, ठीक है, उनके हेल्थ का अच्छा खासा ध्यान दिया जाए, उनके बेसिक नीड जैसे घर हो गया, रोटी कपड़ा मकान, वो सारी चीज़ें उनका हमें मतलब वो पूरा हो, ठीक है। उसके बाद रिसोर्सेज का मैनेजमेंट हो अच्छे तरीके से। तो ये कुछ सस्टेनेबिलिटी के गोल होते हैं। तो आई होप आपने सस्टेनेबिलिटी समझ गए ना, प्रेजेंट की नीड को पूरा करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर के भी नीड को, ठीक है, दोनों को नीड को हमें मीट करना है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो कि पहला प्राइमरी गोल है आपका सस्टेनेबिलिटी का, और ये सवाल 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में क्या है कि प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि एयर, वाटर हो गया, ठीक है, सोइल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है इनको हम प्रोटेक्ट करके रखें, तभी तो हमारे पास सस्टेनेबिलिटी बिल्ड होगी। रिड्यूस पॉल्यूशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो भी इन्वायरमेंट में चीज़ें डिग्रेड होती है, ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ हमारी चीज़ें बढ़ ही रही हैं, लोग बढ़ रहे हैं, पॉल्यूशन मतलब लोग बढ़ रहे हैं, खपत कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तो होगा ही, पर उसकी चीज़ों को रिड्यूस करना, पॉल्यूशन को रिड्यूस करना, ये हमारे सस्टेनेबिलिटी के अंतर्गत आता है। कंट्रोल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, तो ये हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंतर्गत ये कुछ पॉइंट आते हैं। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि फॉसिल फ्यूल हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, जो भी सारी चीज़ें उसको हम इफिशिएंटली यूज करें, ठीक है। तो हमारे पास एक गलत आदत होती है कि हम एक गिलास में पानी लेते हैं, आधा गिलास पानी यूज करते हैं, मतलब पीते हैं, आधा गिलास पानी पीते हैं और बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं। अब जब बर्तन धोने जाते हैं तो वो आधा गिलास पानी फेंकना पड़ता है, तो वो गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होता है जैसे फॉसिल फ्यूल, वाटर हो गया, मिनरल्स हो सके, उनको हम अच्छे तरीके से इफिशिएंटली यूज करें। बहुत सुंदर। प्रमोट रिन्यूएबल एंड क्लियर एनर्जी सोर्स, तो जो भी हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, क्लियर नहीं था, क्लीन था, क्लीन एनर्जी सोर्स, मतलब कि अगर ख़राब फ्यूल यूज करोगे ना तो बहुत पॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, लोग भी आपको बोलेंगे कि इतना गंदी मचा रहा है तुम। तो हमें क्लीन एनर्जी सोर्स का यूज करना चाहिए और रिन्यूएबल को प्रमोट करें। प्रिवेंट ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसका ज़्यादा दमन ना करें। तो इन सारी चीज़ों का हमें कंजर्व रखना है, तभी हमारी सस्टेनेबिलिटी बिल्ड हो पाएगी। देख रहे हो, यही सारे सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट्स मिलकर सस्टेनेबिलिटी को जिंदा रख रहे हैं। सोशल इक्विटी एंड वेलबींग के अंतर्गत आता है कि हमारे पास प्रमोट हम फेयर ट्रीटमेंट रखें। फेयर मतलब कि किसी के साथ अनफेयर ना हो, सबको अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट दे, एजुकेशन दे और अपॉर्चुनिटी भी सारे लोगों को सेम तरीके से दे। अगर लोगों के बीच में अनफेयर आ जाएगा तो लोग ही हिंसात्मक रूप से लड़ाई कर देंगे, तो वहाँ पे भी सस्टेनेबिलिटी मर जाएगी ना। इन दोनों पॉइंट का काम ही क्या है, तो इसलिए लोगों का भी तो ध्यान में रखना है, तो वो सोसाइटी के बेस पर होता है। एवरीवन हैज़ एक्सेस टू द बेसिक नीड लाइक क्लीन वाटर, फूड, शेल्टर, घर हो गया, शेल्टर मतलब
कहीं जगह छुपने रहने की जगह। इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, ये बहुत बढ़िया है। उसके बाद रिड्यूसेस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, तो जो भी लोगों के बीच में गरीबी है, इनइक्वालिटी है, इन चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए, तभी तो ये भी सस्टेनेबिलिटी को आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमने तीसरा पॉइंट देख लिया ना। चौथा पॉइंट क्या है, इकोनॉमी के बेसिस पे, यानी कि सपोर्ट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट हार्म द इन्वायरमेंट। मतलब कि जो भी हम बिजनेसेस कर रहे हैं, जो भी इंसान, क्योंकि हर इंसान ना आगे चल के कहीं ना कहीं बिजनेस करता है, कोई उद्योग बनाता है, कोई दुकान खोलता है, ठीक है, कोई बाइक का शोरूम खोलता है। अब ऐसे केस में होता है क्या है, ये सभी का यूज केसेस ना आपके पास इन्वायरमेंट से जुड़े होते हैं। आगे चल के किसी ने किसी बड़े बिजनेस ने फैक्ट्री खोली और अपने मशीन को ही सेकेंड हैंड लगा रखे हैं, बॉयलर सही से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो डिब्बा लगा मशीन लगाया है ज़्यादा पोल्यूट कर रहा है। तो मतलब हर इंसान कहीं ना कहीं जो भी आगे बिजनेसेस करता है, तो कहीं ना कहीं उसको इन्वायरमेंट में जो डिग्रेडेशन नहीं होता है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, पोल्यूशन वगैरह, उसमें योगदान रहता है। तो हमें लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मतलब सपोर्ट करना चाहिए विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। इसके लिए हम मतलब क्या कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं एनर्जी इफिशियंसी, कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो एनर्जी इफिशियंसी का एक सिंपल सा उदाहरण था, जैसे एलईडी बल्ब था। तो आप एज अ ह्यूमन बिजनेसेस, जो भी लोग हैं, आप एनर्जी इफिशियंसी वाले जो भी अप्लाइंसेस है, जैसे एलईडी बल्ब था, उनका यूज करें, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी जैसे कि सोलर एनर्जी का आप ज़्यादा यूज कर सकते हैं, घर पर आप सोलर प्लांट लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है इकोनॉमिक के, ठीक है, क्योंकि कई बार लोग पैसे पैसे के चक्कर में हम मतलब इन्वायरमेंट का सत्यानाश कर देते हैं। तो ये हमारी इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। हम इनकरेज कर सकते हैं बिजनेसेस का दैट यूज मतलब इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज करें, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है। उसके बाद रिड्यूस कॉस्ट बाय सेविंग एनर्जी, जितना हो सके मतलब हम अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं एनर्जी को सेव कर करके। रिड्यूस वेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग, तो बहुत सारे मतलब मैन्युफैक्चरिंग से वेस्ट निकलते हैं, वो सारे इन्वायरमेंट के पोल्यूशन का कारण ही बनते हैं। तो उनको हमें मतलब उनका वेस्ट जो है वो कम निकले, तो कुछ अच्छे उपकरण लगाए, हाई एफिशिएंसी अप्लायंसेस लगाए, अच्छे टेक्नोलॉजी पर काम करें, तो हमारे इकोनॉमी में डेवलपमेंट करता है, यानी उस देश का पैसा भी अच्छा बनेगा और इन्वायरमेंट में भी खुशहाली बनी रहेगी। तो ये होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी के अंतर्गत, ठीक है। कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना। प्राइमरी गोल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी फोकसेस ऑन 3 मेजर पिलर्स, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होगा, रिसोर्स कंजर्वेशन होगा, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलबींग। बेसिकली 4 मतलब मेजर गोल होते हैं किसी भी सस्टेनेबिलिटी का टिकने का। तो सो अचीविंग दिस गोल एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स आते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। दूसरा सवाल क्या है कि हाउ कैन आवर इकोसिस्टम बी मोर अर्थ फ्रेंडली। मैं बार बार इको सिस्टम बोला हूँ, ये एनर्जी सिस्टम है, ठीक है, कि हाउ कैन आवर एनर्जी सिस्टम बी मोर अर्थ फ्रेंडली। तो हमने एनर्जी सिस्टम में देखा था, पहले हमारे पास सोर्स होता था, फिर सोर्स का हम कन्वर्जन करते थे, उसके बाद ट्रांसमीटर और मतलब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ताकि और एनर्जी का स्टोरेज भी करते थे, फिर उसको ताकि वो एंड यूजर तक पहुँचे और एंड यूजर उसका यूज करे। तो हमने इस तरीके से सिस्टम बनाए थे, ठीक है, इसको पहले वीडियो में हमने करा था। अब जो हमारे पास एनर्जी सिस्टम है, ठीक है, जो एनर्जी सिस्टम है, सोर्स, कन्वर्जन, ट्रांसमिशन, उसके बाद एनर्जी स्टोरेज, फिर यूटिलाइजेशन या एंड यूजर। तो ये सिस्टम हमारे पास अर्थ फ्रेंडली कैसे हो सकती है। तो यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट है। एन अर्थ फ्रेंडली इकोसिस्टम इज द वन, मतलब ऐसा ये इकोसिस्टम नहीं है, ये एनर्जी सोर्स है, ठीक है। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से बार बार इकोसिस्टम निकल रहा है, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, पर ये एनर्जी सिस्टम है, ठीक है। एन अर्थ फ्रेंडली एनर्जी सिस्टम इज द वन दैट मीट एनर्जी नीड्स वाइल रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल डैमेजेस। मतलब कि इन्वायरमेंटल जो भी डैमेज होते हैं, क्योंकि अगर हम एनर्जी का गलत ढंग से यूज करें तो हम अपने इन्वायरमेंट का ही सत्यानाश कर रहे हैं। तो अर्थ फ्रेंडली का मतलब क्या है, जो हम एनर्जी सिस्टम जो हम बैठा रहे हैं, ठीक है, अर्थ फ्रेंडली का मतलब क्या है कि ये ऐसा हो जो हमें एनर्जी नीड को पूरा तो करे, लेकिन हमारे पास जो इन्वायरमेंटल डैमेजेस है उसको रिड्यूस करते हुए, ठीक है, उसको रिड्यूस करते हुए। तो इसका मतलब ये होता है अर्थ फ्रेंडली। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा ना। द मेन गोल इज टू इंक्रीज इफिशियंसी एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी टू आवर इन्वायरमेंट। ये हमारे पास मतलब एक बढ़िया एनर्जी सिस्टम जो है वो अर्थ फ्रेंडली हो सकता है, ठीक है। तो पूरा दुनिया तो एनर्जी से ही चलता है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन, सारी जो चीज़ें हैं वो एनर्जी का ही फॉर्म है। अगर एनर्जी का ही गलत उपयोग करें तो सस्टेनेबिलिटी जो है वो रुक जाएगी और बहुत विनाश होते जाएंगे। तो अर्थ फ्रेंडली का मतलब यही हुआ कि हम एनर्जी की नीड को पूरा, लेकिन इन्वायरमेंटल जो हार्म है वो कम हो, ठीक है। तो इसका मेन गोल यही कि हम एनर्जी इफिशियंसी को इफिशियंट बना दें, ठीक है, ताकि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बनी रहे हमारे इन्वायरमेंट की। तो कुछ तरीके हैं जिससे हम अर्थ फ्रेंडली बना सकते हैं। पहली चीज़ कि आप रिन्यूएबल एनर्जी का यूज ज़्यादा करें, ठीक है,
तो जैसे फोसिल फ्यूल से जितने भी सारी चीज़ें चलती हैं, जैसे आपने ऑटो देखे होंगे ना जो पेट्रोल से चलते हैं, तो अब तो खैर सीएनजी आ गई है, इलेक्ट्रिसिटी वाले ऑटो आ गए हैं। तो जितने भी फोसिल फ्यूल होते हैं ना, रिप्लेस फोसिल फ्यूल विथ सोलर, बायोमास, टाइडल, हाइड्रो एनर्जी, जो भी एनर्जी है अल्टरनेटिव ऑफ फोसिल फ्यूल, हमें उनका यूज करना चाहिए। दीज सोर्सेज आर क्लीन होते हैं, ठीक है, रिन्यूएबल एंड प्रोड्यूस लेस पॉल्यूशन होते हैं। तो ये एक तरीका है जो हमारी एनर्जी सिस्टम अर्थ फ्रेंडली होता है। दूसरा क्या है, इंप्रूव एनर्जी इफिशियंसी। मैंने एनर्जी इफिशियंसी का एग्जांपल दिया था कि सेम वर्क को परफॉर्म करने के लिए कम एनर्जी लगे, उसकी एनर्जी इफिशियंसी बहुत हाई है। तो एलईडी बल्ब वाला एग्जांपल था। यूज एनर्जी इफिशिएंट अप्लायंसेस, मशीन एंड टेक्नोलॉजी। तो जो भी एनर्जी इफिशिएंट अप्लायंसेस है, मशीन हो जाते हैं, जैसे एलईडी बल्ब हो गया, इफिशिएंट मोटर और बैटरीज हो जाते हैं। तो ये इन तरीक़ों से हम इकोसिस्टम को अर्थ फ्रेंडली बना सकेंगे। बहुत बढ़िया। तीसरा पॉइंट क्या है कि रिड्यूस पोल्यूशन इन इमिशन। तो हमारे जो भी मतलब जो इमिशंस होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, ठीक है, ये सारे पोल्यूटेंट्स ही होते हैं। तो इनके हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल इमिशन ऑफ SO2, CO2, NOx पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम पावर प्लांट, जो भी पावर प्लांट से निकलते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि क्लीनर फ्यूल्स लगा सकते हैं जो पावर प्लांट्स में लगते हैं। इफिशिएंट मशीन का यूज करें, ठीक है, ऐसा नहीं कि सेकंड हैंड थर्ड हैंड मशीन यूज कर रहे, काम चल रहा है, पर उससे हमारी इकोसिस्टम तो मर रही है ना। फिर इकोसिस्टम बोलो, मतलब हाँ बोल सकते हैं, मतलब जो भी हमारी इन्वायरमेंट चीज़ें वो मर रही है ना। इफिशिएंट मशीन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस जो भी हो, प्रमोट, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन, ये प्रमोट है, ठीक है, प्रमोट हम करें एनर्जी कंजर्वेशन का, जैसे कि अवॉइड अननेसेसरी एनर्जी कंजम्पशन। हम अननेसेसरी मतलब आप समझ ही रहे हो ना, मतलब खूब कार चला रहे हैं, मतलब खैर ये तो छोटे लेवल पर हो गया, पर जो भी अननेसेसरी एनर्जी कंजम्पशन है उसको अवॉइड करें। कई बार बल्ब जलाकर छोड़ देते हैं, ठीक है, कहीं जा रहे हैं, आपके पंखे, बल्ब, जो होम अप्लाइंसेस है, कुछ चीज़ें ऑन ही है, तो हमारे पास एनर्जी का वेस्ट ही हो रहा है ना। तो इसको हमें हैबिट में बनानी होगी। इनकरेज एनर्जी सेविंग हैबिट्स, जो हमारे अंदर अभी नहीं है, ठीक है, केयरलेस होते हैं। ये सिविक सेंस का जो ये आया था ना आजकल, ठीक है, इनकरेज एनर्जी सेविंग हैबिट्स एट होम, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में हो गए, ट्रांसपोर्ट्स में हो गए, कि कई बार चीज़ें फालतू में यूज़ होती है। कई बार आप रेलवे स्टेशन में देखोगे दिन में ही लाइट चला देते हैं, आलतू फालतू का लाइट, ठीक है। तो ये हम ये सारे सिविक सेंस वाले हैबिट, जैसे सिविक सेंस का मतलब अलग होता है, ठीक है, उसका मतलब अलग होता है, ठीक है, उसका मतलब अलग होता है। तो ये सारे जो हैबिट होते हैं एनर्जी सेविंग का, वो हम प्रमोट करें घर के अंदर, इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट एरियाज़ में भी। एडॉप्ट एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ठीक है, जितना भी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, ठीक है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी जितना भी हम स्टोर कर सके, जब अवेलेबल हो रिन्यूएबल एनर्जी उसको स्टोर करके रखें, ठीक है। तो जैसे बैटरीज का ज़्यादा यूज करें, पम्पेड स्टोरेज एंड हाइड्रोजन स्टोरेज, ये कुछ तरीके हैं जिनके मेथड से एनर्जी स्टोरेज बढ़ेगा। इट सपोर्ट्स रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंश्योर्स रिलायबल सप्लाई। बहुत बढ़िया, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करता है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी जब मिले, ठीक है, सन मिले, हवा बहे, तो उससे सोलर की मदद से, टरबाइन वाइंड की मदद से, वाइंड एनर्जी की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी को कहीं स्टोर कर ले। बहुत बढ़िया ना, ताकि हम रिलायबल सप्लाई को इंश्योर कर सकें। ये होता है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर अडोप्शन पे निर्भर रहना। अच्छी बात है ये। इनकरेज सस्टेनेबल एनर्जी पॉलिसीज़, तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट भी है, अच्छी पॉलिसी निकाले। सपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट, तो मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी अगर वो स्ट्रॉन्ग बने तो लोगों के पास अच्छी हैबिट भी हो गई एनर्जी को सेव करने की, ठीक है। तो हमें जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है उसको सपोर्ट करना चाहिए। प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन, बहुत बढ़िया, फॉर इको फ्रेंडली एनर्जी, बहुत बढ़िया। ये इतना मस्त लाइन है ना, मुझे दिल को छू गया था। मतलब जो भी रिसर्च और इनोवेशन जो होते हैं, जितने भी लोग हैं, रील्स देखने के बजाय मतलब रिसर्च और इनोवेशन में लगा, वैसे साइंटिस्टों का काम है ये, ठीक है, ताकि मतलब कुछ नए नए हम तौर तरीके ढूंढ पाए अपने एनर्जी को, कम एनर्जी को काम को परफॉर्म करने के लिए, इफिशियंसी को बढ़ा सके, एनर्जी इफिशियंसी को बढ़ा सके, जो बहुत ही इको फ्रेंडली हो, ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए वो सस्टेनेबल हो। तो जितना ज़्यादा इनोवेट करें, क्योंकि चीज़ें लॉन्ग मतलब बहुत पहले से ही चीज़ें इनोवेट होती है। देखो आज चीज़ें कितनी अच्छी इनोवेट हो चुकी है। तो हमें रिसर्च और इनोवेशन पे ना सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए इको फ्रेंडली एनर्जी पे, क्योंकि आज का टाइम में ना कभी कभी ऐसा फील होता है कि घर से बाहर जाओ, खूब हवा, मतलब धूल कण खूब उड़ रहे हैं आपके आँखों में, कानों में, मतलब नाकों में, ठीक है, मतलब CO2 जा रहा है, धूल कण धुएँ जा रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि कई बार यार ये लास्ट पॉइंट है क्या, लोग इतने ग्रोथ कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, इतने सारे इंस्टीट्यूट के पोस्टर है, सेलिब्रिटी के पोस्टर है, पर एनवायरनमेंट का हाल ही बेहाल है। तो ये बहुत ही देखना फ्यूचर में बहुत बड़ी चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। खैर मैं कहाँ चला गया, हालांकि इतना तो हमने सारे पॉइंट समझ लिए ना। तो इस तरीके से हमारी जो एनर्जी सिस्टम है, एनर्जी सिस्टम, इकोसिस्टम दूसरा होता है, ठीक है, एनर्जी सिस्टम है, वो हमें अर्थ फ्रेंडली बना सकती है। तो कुछ तौर तरीके हैं, ठीक है, आप ध्यान देना, इन पॉइंट्स को लिख लेना और अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो इसमें हमने 2 सवालों को कवर कर लिया था ना,
हाँ, प्राइमरी गोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी क्या होता है और इको एनर्जी सिस्टम अर्थ फ्रेंडली कैसे हो सकता है। तो इतना हमने 2 सवाल को कवर कर लिया, बहुत मस्त और चटपटे सवाल थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन, बाय।